Hello friends, welcome back. Today we are going to cover about contingent asset and contingent liabilities. तो ये हमारे अकाउंट्स में टर्म है कंटिजेंट एसेट एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। तो आज हम समझेंगे कंटिजेंट एसेट क्या होता है, कंटिजेंट लायबिलिटीज क्या होती है। सो कंटिजेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है? कंटिजेंट हिंदी में कंटिजेंट का मतलब है संभावना। मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी और चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है और जरूरी नहीं है कि वही होगा जो हमें लग रहा है। हमारा अनुमान है कि ये भी हो सकता है और हमारा अनुमान है कि ये नहीं भी हो सकता है। एक ही सिचुएशन के कुछ प्रोबेबल आउटकम्स हैं। अकाउंट्स में इसका क्या रोल है? तो लेट मी एक्सप्लेन यू। अकाउंट्स में इसका क्या रोल है। मेरा पेन का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो आर एस लिमिटेड कंपनी पेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल का बिजनेस कर रही है। ठीक है, एक दिन फैक्ट्री में पेन मैन्युफैक्चर करते हुए एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया और उसको बहुत चोट आई। उसकी सैलरी 5 lakhs पर एनम है। नाउ आफ्टर इलाज ये सब करवाने के बाद ये पता चला कि अब वो फ्यूचर में काम नहीं कर सकता है। तो एज ए कंपनी मैंने उसको 25 lakhs का कंपेंसेशन दे दिया। मैंने उसको बोला कि भाई ये 25 लाख का कंपेंसेशन ले लो, अब तुम काम नहीं कर सकते हो, इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। तो उसने मेरे से बोला कि नहीं, मैं 25 lakhs नहीं लूंगा, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो उसने मेरे से 1 करोड़ की डिमांड कर दी। ना मैंने बोला मैं 1 करोड़ नहीं दूंगी, मैं तो 25 lakhs ही दूंगी। तो हमारे बीच में इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया। वो चला गया कोर्ट में, केस फाइल कर दिया कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है इनकी फैक्ट्री में पेन मैन्युफैक्चर करते करते, अब मैं इनसे कंपेंसेशन मांग रहा हूँ। तो ये मुझे कंपेंसेशन में 25 lakhs दे रही है, मेरी डिमांड है 1 करोड़ की। तो उसने ऐसे केस कर दिया। अब यहाँ पर कोर्ट चल में केस जाएगा तो ऑब्वियसली वो लो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक होते होते केस अब चलता रहेगा। ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है और पता नहीं है क्या आउटकम होगा। नाउ इट मे हैपन कि मैं केस हार जाऊं और ये भी हो सकता है मैं केस जीत जाऊं। अगर मैं केस हार जाती हूँ तो मुझे अपने एम्प्लॉय को 1 करोड़ का कंपेंसेशन देना पड़ेगा और ये भी मुझे अभी नहीं पता है कि ये केस कितने दिन चलेगा। तो वो जो मेरे को कंपेंसेशन देना पड़ सकता है डिपेंड ऑन द कोर्ट के केस के डिसीजन के बेसिस पे, उसी को हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। दैट इज माय कंटीजेंट लायबिलिटी। कि मैं ये बोलूंगी, जब मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगी, नोट्स टू अकाउंट्स में मैं ये लिखूंगी, कोर्ट में मेरा एक केस चल रहा है, मेरे को पता नहीं है उसका आउटकम क्या आएगा। अगर मैं वो केस हार जाती हूँ तो मुझे 1 करोड़ रुपया का कंपेंसेशन देना होगा। बट देना होगा या नहीं देना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द कोर्ट केस। अंडरस्टूड कि हम कंटीजेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, किस तरह की सिचुएशन आती है जब हमें कंटीजेंट लायबिलिटी बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है मैं बताऊंगी आपको। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नाउ लेट्स टेक अनदर सिनेरियो। अगेन आरएस लिमिटेड है, पेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस है। मैंने एक क्लाइंट को जाकर, सपोज करो मिस्टर एक्स को, मैंने 1 लाख का माल बेच दिया। 1 लाख का मैंने पेन मिस्टर एक्स को बेच दिया। नाउ पेन की मैंने सप्लाई कर दी, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, अब वो मुझे पेमेंट करने से इनकार कर रहे हैं। उनका बोलना है कि पेन की क्वालिटी ना खराब है, जैसी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी, जो मैंने सैंपल दिखाया था उसके बेसिस पे नहीं है, तो मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। पेन उन्होंने 1 लाख का लिया, उन्होंने आगे की जिसको भी दिया वहां से बहुत कंप्लेंट्स आई। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं आपको अब पेन का पेमेंट नहीं करूंगा। तो अब मैं क्या करूं?
उन्होंने तो बोल दिया पेन की क्वालिटी खराब है, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुई है तो वो पेमेंट नहीं करेंगे। तो मैं क्या की, मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मैंने कोर्ट गई और मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि मेरे को मैं मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपया लेनदार हूँ। वो मुझे 1 लाख रुपया नहीं दे रहे हैं, मैंने उनको गुड्स सप्लाई कर दिया, मेरे पास इनवॉइस कॉपी है, तो मुझे मेरे पैसे दिला दो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट डिसीजन। अब कोर्ट पे डिसीजन भी डिपेंड करेगा कि मेरे को मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो कोई चीज़ मेरे को मिल रही है, मिल सकती है या मिलने वाली होती फ्यूचर में, तो वो मेरा एसेट होता, ये मेरा एसेट होता। लेकिन अब यहाँ पर तो डिस्प्यूट में चला गया है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, टोटली डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द कोर्ट केस। तो अगेन ये 1 लाख रुपया जो है मेरे बुक्स में मैं कंटिंजेंट एसेट बोलकर दिखाऊँगी। सो हमने क्या देखा? एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ। अगर सिचुएशन मेरे फेवरेबल में रही, मेरे फेवर में रही डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन, तो मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे। और सेकेंड सिचुएशन में भी अगर पेन का जो क्वालिटी का केस है, अगर सिचुएशन मेरे फेवरेबल में रही, तो मुझे 1 लाख रुपया मिस्टर एक्स से मिल जाएगा। बट अगर दोनों सिचुएशन मेरे अनफेवरेबल में रही, तो एम्प्लॉय केस में मेरे को 1 करोड़ का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मैं कंटिंजेंट एसेट सोच कर रखी हूँ कि 1 लाख मिलेगा, वो मुझे पैसे नहीं आएँगे। क्लियर है कैसे सिचुएशन पे कंटिंजेंट एसेट हुआ और कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा? टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा। आज के दिन में मेरे को नहीं पता मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा। हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए ही हम कंटिंजेंट का वर्ड यूज करते हैं, जहां पर हम अनुमान कर सकते हैं, संभावना बोल सकते हैं कि ये मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है। नाउ जब कुछ रिसीवेबल की प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसको कंटिंजेंट एसेट बोलते हैं, क्योंकि मिलने वाला है। एसेट का मतलब जो मेरे को मिलने वाला है, लेकिन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो आगे में कंटिंजेंट वर्ड लग गया। सिमिलरली कुछ जाने वाला है, कुछ पेमेंट करना है। अगर एकदम कुछ पेमेंट करना हो तो वो मेरी लायबिलिटी है, लेकिन यहाँ कुछ पेमेंट करना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। एट प्रेजेंट आई डोंट नो, डिपेंड करता है फ्यूचर में आउटकम पे कि पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा। तो उसको बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी, मतलब सिचुएशन के आउटकम पे डिपेंड करता है ना। फ्यूचर में पैसा आ भी सकता है मेरे पास और जा भी सकता है, बट कुछ भी कंफर्म नहीं है। क्या इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि 1 लाख रुपया मेरे को मिलेगा एक्स मिस्टर एक्स से? चलो 1 लाख रुपया बुक्स में रिकॉर्ड कर ले। 1 करोड़ का केस फाइल किया गया है, वाई अमाउंट जा सकता है, 1 करोड़ जा सकता है, क्या मैं उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लूं? बोलिए, आपको क्या लगता है, क्या हमें उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए इस तरह की ट्रांजैक्शंस को? अगेन आंसर इज यस और नो, दोनों सही है। हाँ भी और ना भी। क्यों? क्योंकि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटी की क्या सिचुएशन है? मेरे को पेमेंट देना पड़ सकता है। जो चीज देना पड़ सकता है, आउटकम पे डिपेंड करता है, उसको मैं अपने बैलेंस शीट में नीचे में जो फुट नोट होता है, नोट्स टू अकाउंट्स होता है, वहां पर लिख दूंगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 1 करोड़ का लॉस हम बुक में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि को डिसीजन क्या आएगा, हमें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये सब कुछ भी नहीं पता है।
तो हम उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में या बुक्स बैलेंस शीट में कहीं भी अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम उसको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने बैंक को, अपने यूजर्स को बताएँगे कि ऐसा एक केस हुआ कंपनी में, इसके कारण एक केस फाइल हुआ है। मेरे को अभी कोर्ट का डिसीजन के बारे में कोई अनुमान नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी मानती हूँ। अगर हम केस हार जाते हैं, तो हमें 1 करोड़ रुपया देना पड़ सकता है। दो एट प्रेज़ेंट हमें पता नहीं है कि कोर्ट का डिसीजन किसके फेवर में होगा और कोर्ट क्या डिसीजन लेगी। तो इसको लायबिलिटी में नहीं दिखाना है, इसको नीचे दिखा देना है कि भाई ये नोट टू अकाउंट्स में कहानी लिख देनी है कि हम इसको अभी कंटिजेंट लायबिलिटी मान रहे हैं। नाउ लेट मी हाईलाइट यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लायबिलिटी, प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। जो मेरे को पता है कि किसको देना है, कितना देना है, मतलब मेरे को पता है पार्टी कौन-सी है, जिसको मेरे को पेमेंट करना है और कितना अमाउंट देना है। एग्ज़ाम्पल, मैंने बैंक से लोन लेकर रखा है 2 लाख रुपए, तो मुझे पता है कि मेरे को बैंक को 2 लाख रुपए देने हैं। इस टाइम के बाद ये ड्यू हो जाएगा और मेरे पेमेंट क्या बैंक से एग्रीमेंट है। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है 50,000 का। तो मेरे को पता है कि मेरे को एक्स पार्टी को रॉ मटेरियल का पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी तो क्लियर है कि लायबिलिटी किसको बोलते हैं। जिसमें मेरे को पार्टी का नाम भी पता है, अमाउंट भी पता है कि किसको देना है और कितना देना है। प्रोविजन क्या होता है? देयर मे बी सिचुएशन जहां पर ये तो पता है कि पैसा देना है, मतलब पेमेंट तो करनी है, पर ये नहीं पता है कि कितना देना है। जो हम प्रोविजन बना देते हैं। सपोज मैंने आरएस लिमिटेड ने मिस्टर राम से मिस्टर परचेज किया है, परचेज फ्रॉम मिस्टर राम। उन्होंने पेन बनाने के लिए इंक की जरूरत थी, तो इंक परचेज कर लिया मिस्टर राम से और लेट सपोज परचेज किया 50,000 का। नाउ इंक परचेज कर लिया, इंक आया, पेन मैन्युफैक्चर हो गया, पेन मार्केट में चला गया। वो पेन मार्केट में गया तो उसमें बहुत कंप्लेन आने लगी मेरे को। लोगों ने आकर पेन की बहुत कंप्लेन की, इंक की कंप्लेन की, तो मैं जाकर मिस्टर राम से बोल दी कि मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर रही हूँ। इस बार जो आपने मेरे को इंक सप्लाई किया था, उसमें बहुत कंप्लेन थी, तो मैं आपको फुल अमाउंट पेमेंट नहीं करूँगी। मैंने क्या बोला? मैं आपको फुल अमाउंट पेमेंट नहीं करूँगी। तो मिस्टर राम ने बोला, नहीं मैंने तो सेम चीज़ ही दी थी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं बोल दी, नहीं मैं तो पेमेंट नहीं करने वाली हूँ। तो मिस्टर राम ने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कोर्ट में। उन्होंने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कोर्ट में। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मेरे को ये तो पता है कि मेरे को मिस्टर राम को मैंने मिस्टर राम से परचेज किया है सामान। 50,000 का इंक मैंने परचेज किया। और मेरे को ये भी पता है कि क्वालिटी उसकी गड़बड़ है, मैंने बहुत कंप्लेन रिसीव किए हैं। नाउ अब यहाँ पर सबसे ट्रिक की बात ये है कि मेरे को ये पता है कि मेरे को किसको पेमेंट करना है। मेरे को क्या नहीं पता है कि एक्चुअल में कितना पेमेंट करना है, क्योंकि जब उन्होंने मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया मिस्टर राम ने, अब ये कोर्ट का डिसीजन होगा कि मेरे को मिस्टर राम को कितना पेमेंट करना है। कोर्ट क्या डिसीजन लेगी, उसके बेसिस पर मेरे को पेमेंट करना है। लेकिन कहीं न कहीं मेरे को ये पता है कि मेरे को मिस्टर राम को ना पेमेंट करना ही होगा। वो मैं किसी भी तरह अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया अपने बुक्स में, मैंने ये सोचा कि हो सकता है इनकी क्वालिटी डाउन होने के कारण, और जब मैं एविडेंसेस अपने दे दूँ, तो कोर्ट मेरे को बोलेगा
कि भाई ठीक है, आप 60% पेमेंट कर दो और 40% डिस्काउंट दे दो। 40% डिस्काउंट हो गया और 60% पेमेंट कर दो। मतलब 30,000 आपको पेमेंट कर दो और 20,000 आपको डिस्काउंट दे दिया। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोर्ट बोल दे कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। मेरे माइंड में कहीं न कहीं चल रहा है कि मेरे को ना मिस्टर राम को पेमेंट तो करना पड़ेगा। द ओनली थिंग जो मेरे को नहीं पता है, अमाउंट नहीं पता है कि कितना देना पड़ेगा। पर मैंने एस्टिमेट करके सोचा कि हो सकता है मेरे को 60% पेमेंट करना पड़ सकता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने बुक्स में इस 60% का 30,000 का प्रोविज़न बना लूँगी। ये मेरा प्रोविज़न का लाइन हो गया। मैं ये अनुमान करके रखी हूँ कि मेरे को एक्स अमाउंट पेमेंट करना पड़ सकता है और मेरा अनुमान है कि मेरे को 50,000 में से 30,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोविज़न। जहाँ पर मेरे को पता है कि मेरे को किसको पेमेंट करना है, लेक बट मेरे को ये नहीं पता है कि कितना अमाउंट पेमेंट करना है। तो मैं अपने मन से उस सिचुएशन को एस्टिमेट करके अपने मन से अनुमान लगा लूँगी कि भई मेरे को कितना पेमेंट करना है, कोर्ट में केस चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है, मेरा लॉयर क्या बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मैं एनालिसिस करके फिर डिसाइड करूँगी कि भई हाँ, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मेरे को 60% पेमेंट करना पड़ सकता है, तो उसका प्रोविज़न बना देते हैं कि ये मेरा पेमेंट होना फ्यूचर में हो सकता है। क्लियर है? और कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटीजेंट लायबिलिटी इसमें क्या हो गया, हम लोगों को पता है कि कंटीजेंट कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब अमाउंट जाएगा, लेकिन पता ही नहीं है कि जाएगा या नहीं जाएगा। डिपेंड ऑन द कोर्ट डिसीजन। मतलब कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि मेरे को ये कंटीजेंट लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी होगी या नहीं पर होगी। ये कंटीजेंट लायबिलिटी कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी जो मेरा एम्प्लॉय का केस फाइल है, वहां पर वो जो 1 करोड़ का कंपेंसेशन मांग रहा है मेरे से, वो टोटली डिपेंड करता है कि कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पर मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगी। तो जब तक ये डिपेंड करता है कोर्ट के केस पे, तो मैं इसको तब तक कंटीजेंट लायबिलिटी के कैटेगरी में डालूंगी। ये इसके लिए न तो प्रोविजन बनाऊंगी, न इसके लिए मेरा कोई फॉर्म लायबिलिटी होगा। तो क्लियर हुआ व्हाट इज कॉल्ड लायबिलिटी, व्हाट इज कॉल्ड प्रोविजन एंड व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। इसको हम बैलेंस शीट के नीचे में फुट नोट में लिख देते हैं कि हमें पता नहीं कि कितना पेमेंट करना होगा। तो हम उसमें लिख देते हैं कि ये मेरा केस चल रहा है, मे बी मेरे को एक्स अमाउंट का पेमेंट करना पड़े। अभी हमने कुछ नहीं किया बिकॉज डिपेंड ऑन द प्रोबेबल आउटकम्स। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मेरी कंपनी आर एस लिमिटेड एक्सपोर्ट भी करती है। मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट करती है, मैं पेन ये सब एक्सपोर्ट ये सब बहुत करती हूँ। लेकिन मेरे से एक रूल, एक्साइज का कोई रूल वायलेट हो गया और जिसमें मेरे को पेनल्टी लगा दी गई है कि भाई आपको एक्स अमाउंट का पेमेंट करना होगा क्योंकि आपने ये रूल तोड़ा है। मैंने भी अपील कर दी कोर्ट में, केस फाइल कर दिया है। नाउ यहाँ पर मैंने केस फाइल कर दिया एक्साइज कंट्रोल एक्ट के अगेंस्ट में, एक्साइज ड्यूटी वालों के ऊपर कि नहीं भाई मैंने तो कोई रूल नहीं तोड़ा है। नाउ हियर अगर मेरे को लगता है कि मेरे को पेनल्टी देना पड़ सकता है, तो हम उसका प्रोविजन बना देंगे। तो हमें उसका प्रोविजन कर देना चाहिए कि क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे को पेनल्टी देना पड़ सकता है। वेयर एज अगर मेरे को ये लगता है कि जजमेंट मेरे फेवर में आएगी और बहुत कम चांस है कि मेरे को पेनल्टी देना होगा, तो मैं उसको कंटिजेंट लायबिलिटी बोलकर फुटनोट में लिख दूंगी कि भाई केस चल रहा है
और बहुत लेस लाइकली है कि कंपनी को पेनल्टी पे करना होगा। इसके लिए इसको हम कंटिजेंट लायबिलिटी मान रहे हैं। तो आप देखें, ये सिचुएशन में आपका क्या एस्टिमेट है एज एन इंडिविजुअल, टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन जो उस समय आपको दिखेगा। और उस सिचुएशन में आपको जजमेंट लेना होता है कि हम इसको कंटीजेंट लायबिलिटी माने, प्रोविजन माने, या इसको लायबिलिटी ही मान लें। तो ये चीजें उस सिचुएशन में एनालिसिस करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, फिर डिसाइड करना होता है। समझ गए? एक ही सिचुएशन है, केस चल रहा है। अब मेरा अनुमान है, तो मेरा अनुमान जो होगा प्रोविजन बनाने का या कंटीजेंट लायबिलिटी का, ये टोटली डिपेंड करेगा कि उस समय वहाँ क्या सिचुएशन है, आउटसाइड सिचुएशन क्या है। और ऑब्वियसली मैं जो भी डिसीजन लूंगी उसके अगेंस्ट में मेरे पास सॉलिड बिजनेस केस होगा, विच आई नीड टू शोकेस टू ऑडिटर ऑल्सो, कि अगर मैंने प्रोविजन का डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है, कंटिजेंट लायबिलिटी का डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है। नाउ, कंटिजेंट एसेट, आपको कंटिजेंट एसेट हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स याद है? वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, जो क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन बोलता है all the anticipated losses which will happen in future should be recorded in the books now, और जो भी मेरा एंटिसिपेटेड गेन है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो कंजर्वेटिव अप्रोच बोलता है वी शुड रिकॉग्नाइज ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस जो फ्यूचर में होने वाला है इमीडिएटली, और जितने भी गेन होने वाले एंटिसिपेटेड वो हमें इग्नोर कर देना चाहिए। अब यहाँ पर जो कंटिजेंट एसेट है, इसको हम तभी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जब ये रियलाइज होगा। हमें कोई एक्शन लेने का जरूरत नहीं है फॉर कंटिजेंट एसेट। हमें कहीं भी इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी को बताना ही नहीं है कि ये मेरा कंटिजेंट एसेट है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। और अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, हम फ्यूचर में जब रियलाइज हो जाएगा उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे कि मेरा एक पैसा था, कंटिजेंट एसेट था, उसके मेरे को पैसे आ गए हैं। तो हम कंटिजेंट एसेट न तो फुटनोट में दिखाते हैं, न बैलेंस शीट में कहीं दिखाएंगे, कहीं भी ये नहीं जाएगा। We have to disclose only contingent liability in the footnote of the balance sheet. Contingent asset कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है। I hope it's clear. Thank you very much. If you like my videos, don't forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you.